Hello and welcome back, everybody. Welcome back to my YouTube channel. This is CH Chinmay Pathak, and this is certainly our day 5, 3rd of March, and we are now on 17th question. हर दिन हम नए नए तरीके से आगे बढ़ रहे हैं एंड वी आर लाइक एबल टू डिस्कवर कि कैसे आंसर्स लिखे जाते हैं, कैसे फ्रेमिंग होता है, कैसे मिस्टेक्स को अवॉइड किया जाता है, कैसे चीज़ों को करेक्ट करे। इसी के साथ साथ प्रोविजंस भी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वो भी रिवाइज हो रही है। तो along with all this, I welcome you all to this grand day 5 and let's start without wasting even a single minute. तो आज भी हम हमारा अभी जो स्केड्यूल था हमारा, आपको अगर याद है तो आज हमारा 3rd of March का स्केड्यूल, आज से नया स्केड्यूल जो है। कल तक तो हम इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के 2 क्वेश्चंस थ्योरेटिकल एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के यूनिट 1 के 2 क्वेश्चंस एवरीडे करते थे थ्योरेटिकल, क्योंकि दोनों में केस स्टडीज नहीं थे, बट हमने कल एक केस स्टडीज ढूंढ के निकाला था। आज से हम क्या करने वाले हैं सर? आज से हमारा चलने वाला है यूनिट 2 एंड यूनिट 3। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट 2 एंड यूनिट 3 के 2 क्वेश्चंस एंड यूनिट 3 दो क्वेश्चंस रहेंगे। एक केस स्टडी रहेगा एंड एक थ्योरी क्वेश्चन रहेगा। सेम यहाँ पे एक थ्योरी क्वेश्चन रहेगा, एक केस स्टडी क्वेश्चन रहेगा। तो ऐसे ही ओवरऑल हमारा रहेगा। और कब तक चलेगा सर? तो मैंने स्केड्यूल दिखाया था, आप जाके चेक कर सकते हो यूट्यूब पे कि पूरा स्केड्यूल मैंने बनाया है डिटेल में। तो उस हिसाब से हम चलने वाले हैं। काफी लंबा चलेगा ये आंसर राइटिंग का सीरीज, लेकिन बने रहिए, आप ही का फायदा है इसमें। सो एंड ऑब्वियसली आई ऑल्सो चेक योर आंसर, सो डू सेंड मी ओवर माई व्हाट्सएप नंबर। काफी ज्यादा रिस्पॉन्सेस आना शुरू हो चुका है, तो डू पार्टिसिपेट इन दिस थिंग, बिकॉज ओवर द पीरियड जैसे जैसे चीजें बढ़ेंगी, रिस्पॉन्सेस बढ़ेंगे, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू आंसर टू ईच एंड एवरी पर्सन। ठीक है? तो अभी जब दिन के 25 या 30 आंसर्स आ रहे हैं मुझे, हर एक 25-30 लोगों से, स्टूडेंट से आ रहे हैं आंसर्स, तो मैं चेक कर पा रहा हूँ हर एक का। So that way we can go. So now first question in front of us, the first question in front of me is called as no consideration no contract। इसके ऊपर एक ब्रीफ देना है। 2002 मई में आया था क्वेश्चन, 5 मार्क्स के लिए आया था। तो सर आइडियली याद रखना है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर हम बनाते हैं उसमें अगर कंसिडरेशन नहीं है ना, मतलब कुछ भी एक्सचेंज है, कुछ भी है, लेकिन दोनों पार्टीज के लिए कुछ मिलना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ मुझे गाड़ी, मैं गाड़ी बेच रहा हूँ, लेकिन आप मुझे पैसा दो, तो दोनों के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट है। लेकिन अगर कुछ ऐसा है कि मैं गाड़ी दे दिया बस और कुछ लिया नहीं, तो दैट कैन नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो सर ये क्या होगा? ये क्या होगा? उसको लेना देना नहीं हमको, वो जाएगा गिफ्ट एक्ट में, वो जाएगा कुछ फैमिली डिस्प्यूट एक्ट में, वो पता नहीं, बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं आएगा। तो इसके ऊपर हमको एक ब्रीफ देना है। तो पहले तो हम ये बताएंगे कि यार जब कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन नहीं होता तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होता, ये तो हम बताएंगे। लेकिन इसी के साथ हमें एक चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देके बताना है, एक चीज हमको ज्यादा डिटेल में बतानी है, और वो है इसके एक्सेप्शंस। ऐसी कौन सी सरकमस्टेंसेस होते हैं जिसमें अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट इसका लिखना चाहूंगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ मेरा आंसर यहाँ पे। मैं लिखता हूँ कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में के हिसाब से कभी भी एक कॉन्ट्रैक्ट में दो एलिमेंट होते हैं। एक होता है प्रॉमिस और एक होता है कंसिडरेशन। और एक प्रॉमिस बिना कंसिडरेशन के ग्रेचुइटियस होता है, वॉलंटरी, अपने मन से किया हुआ होता है, और इसको हम लीगल ऑब्लिगेशन इससे क्रिएट नहीं होता, भले कितना बड़ा ना हो। मैंने बोल भी दिया होगा, जैसे एग्जांपल ये केस हुआ था अब्दुल अजीज वर्सेस मजूम अली। ठीक है, आप जाके चेक कर सकते हैं, साइटेशन है AIR 191436AL268 करके। इसमें लिखा ऐसा हुआ था कि किसी बंदे ने ना, एक है ना उसका जो मॉस्क है, मस्जिद होता है, ठीक है, तो एक बंदे ने उस मस्जिद को प्रॉमिस किया था कि मैं इतना पैसा इसको डोनेट करूंगा, और उसने बाद में नहीं बोल दिया। तो मुझे बताइए कि ये तो बहुत ही बड़ी चीज हो गई कि आप भगवान को, भगवान के किसी दरबार में जाके बोल रहे हो मैं करूंगा और आप नहीं कर रहे हो, तो उसके ऊपर केस फाइल हो गया। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंडर केस हुआ, तो वहां पे ये कंक्लूजन निकला कि भाई देखो, ये कितना भी बड़ा और कितना भी इंपॉर्टेंट चीज क्यों ना हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आप दूसरे एक्ट में जाइए, आप आपका अगर कुछ स्पेसिफिक एक्ट रहेगा रिलीजन का तो उसमें जाइए, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होगा। तो सर क्या कि केस स्टडी अपने को लिखना है, तो ये केस स्टडी अपने को नहीं लिखना है, इट इज नॉट रेलेवेंट, हमारे आपके सिलेबस में ये हटा दिया गया है 4 साल पहले, बट स्टिल मैंने आपको बता दिया। तो हम शुरू करते विद कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, a contract
consists of two things. कौन सी? पहला होता है प्रॉमिस एंड दूसरा होता है कंसिडरेशन। ठीक है, फिर इसमें हम लिखेंगे अ प्रॉमिस विदाउट कंसिडरेशन is purely gratuitous whatever it is, and does not create legal obligations, does not create legal obligations। ठीक है, फिर इसमें हम आगे ऐड करने वाले हैं कि हमारा जो सेक्शन 25 है उसमें एक्सेप्शंस दिए गए हैं, तो हम लिखेंगे हाउएवर। 5 मार्क का क्वेश्चन है, आप लोग मुझे बताइए 5 मार्क के क्वेश्चन में क्या मैं इतने लिखूंगा क्या? बिना कंसिडरेशन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, एक्सेप्शंस लिखने पड़ेंगे। तो इसमें लिखेंगे हाउएवर एज पर section 25 of the Indian Contract Act 1872, there are few exceptions to this rule। इस रूल को कुछ एक्सेप्शंस है, तो लिखेंगे कि क्या क्या इसमें आ सकता है। तो आइडियली 5 चीजें इसमें आती है, मैं एक एक करके लिखता हूं। पहला मैं इसमें लिखूंगा कि अगर कोई अग्रीमेंट राइटिंग में है, ठीक है, और रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के साथ अंडर स्पेसिफिक एक्ट, और वो अग्रीमेंट की गई है आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, मैं मेरे बच्चे के लिए कुछ रखना चाहता हूँ, उसको मैं कुछ पैसे देना चाहता हूँ, व्हाटएवर इट इज, एंड मैंने उससे मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे बस आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन में कर रहा हूँ, लेकिन मैंने उसको रजिस्टर किया है, राइटिंग किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। WR करना मतलब राइटिंग में लिखना, उसको रजिस्टर्ड करना गवर्नमेंट के साथ। तो विदाउट कंसिडरेशन ऑल्सो मुझे उससे कुछ मिल भी नहीं रहा, फिर भी दिस विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा केस होता है सर, जब भी हम किसी बंदे ने हमारे लिए वॉलंटरीली कुछ काम कर दिया, जैसे मान लो कि मेरी फैक्ट्री में किसी की फैक्ट्री में आग लगी थी, तो मैं वहां से गुजर रहा था, मैंने देखा, तो मैंने जाके उस आग को बुझाया एंड मैंने उसका बहुत सारा करोड़ों का स्टॉक बचाया। तो क्या मुझे ये ऑब्लिगेशन था करने का? नहीं, मैंने अपनी मर्जी से किया। तो वो आया, उसने देखा वहां पे और उसको बहुत अच्छा लगा, बोला, खुश हो गया वो, यार कि चिन्मय तूने मेरा करोड़ों का माल बचा दिया। तो उसने मुझे वहां पे बोल दिया, ठीक है, सब लोग थे, उसने वहां पे मुझे बोल दिया कि तूने मेरा करोड़ों का माल बचाया है, मेरी तरफ से तुझे 2 लाख रुपए की बख्शीश, 2 लाख रुपए मैं तुझे दे दूंगा। अब देखो, मैंने काम ऑलरेडी कर रखा है, मैंने मेरे मन से किया था, उसके लिए मुझे कुछ चाहिए नहीं था, लेकिन उसने आके बोला कि तुझे 2 लाख रुपए मेरी तरफ से गिफ्ट मैं देने वाला हूँ। तो बाद में 10 दिन बाद उसको समझा कि अरे चिन्मय ने जो किया उसके लिए 2 लाख नहीं देना चाहिए। मैं भी उस घर पे गया तो उसकी पत्नी बोली कि क्यों देना है इतना पैसा, उसको क्या जरूरत है, किया तो किया, उसमें क्या है, हमारे अच्छे कर्म है कि वो आके हमको बचा के गया, उसका नहीं है कुछ, हो सकता है। तो उसने मुझे बोला सॉरी चिन्मय, मैं नहीं दे सकता 2 लाख। तो क्या यहाँ पे मैं कोर्ट में जा सकता हूँ? तो गवर्नमेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कहता है बिल्कुल आप कोर्ट में जा सकते हो, भले ही यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि देखो वो मुझे 2 लाख रुपए दे रहा है, उसके बदले में उसको कुछ दे रहा हूँ क्या? अभी कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरी चीज दे चुका, मैं ऑलरेडी उसका जो स्टॉक में आग लगा था वो मैं बुझा चुका, मैं उसको बेनिफिट दे चुका हूँ। इस कॉन्ट्रैक्ट में अभी मैं उसको कुछ दे नहीं रहा हूँ, बट इवन इन दैट केस इसको वैलिड माना जाएगा। बट इसमें ध्यान रखना है कि मैंने कुछ वॉलेंटरी किया होना चाहिए, मैंने मेरे मन से कुछ किया होना चाहिए, और उसने उसके बाद मुझे प्रॉमिस किया होना चाहिए कहीं पे कि इसमें राइटिंग रजिस्टर कुछ नहीं, सिर्फ प्रॉमिस होना चाहिए कि भाई मैं तूने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं तेरे को इसका पैसा दे दूंगा, गिफ्ट दे दूंगा, वट एवर इट इज। तो इट विल बी वैलिड, याद रखना ये चीज। इसके बाद एक इंडियन लिमिटेशन एक्ट होता है, यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ। लिमिटेशन एक्ट कहता है, मान लीजिए 1 अप्रैल 25 को मैंने किसी को पैसा दिया, तो मैंने उसको दिया मान लीजिए 10 साल के लिए दिया है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, 10 साल के लिए दिया है, लेकिन 1 अप्रैल 25 से ही उसने डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया, रिपेमेंट ही नहीं कर रहा है। या फिर चलो इधर से कंसिडर करते 1 अप्रैल है ना, तो 30 अप्रैल 25 को उसका पहला EMI था, उसने पैसे ही नहीं दिए मुझे।
तो यहां से गवर्नमेंट कहता है 3 साल तक, 3 साल तक, 30 अप्रैल, तो अप्रैल 25, 26, 27, 28, सो इट विल बी 29 अप्रैल 28। इसे 3 साल में चिन्मय तुझे जो करना है, कोर्ट के पास आना है, फिर किसी को कहीं पे और केस फाइल करनी है, उसके पास जाके बैठ के उसको बोलना है पैसे दे, नहीं तो मैं तेरा कुछ लेके जाऊंगा, तो जो करना है कर, बट ये 3 सालों में कर। क्योंकि इंडियन लिमिटेशन एक्ट कहता है कि अगर 3 साल में चिन्मय ने कोर्ट में केस फाइल नहीं किया, या चिन्मय ने ऐसे ऐसे कुछ एक्शंस लिए लेकिन कोर्ट तक नहीं गया वो, तो 3 साल के बाद वो कोर्ट में नहीं जा सकता। ये रूल है, क्योंकि 3 साल इज रिजनेबल टाइम। मुझे अगर समझ रहा है पैसे नहीं दे रहे तो मैंने कोर्ट में केस फाइल कर देना चाहिए। तो 3 साल का लेता है। अब 3 साल गुजर चुके और इस डेट को हम कहते हैं टाइम बाढ़। मतलब अब मैं इसके लिए ना उससे पैसा मांग सकता हूँ जाके, मैं लोग पैसे दे, उसने दिए तो अच्छा है, लेकिन कोर्ट इसमें दखल अंदाजी नहीं करेगा। तो मान लीजिए कि इसने इस दिन पे 28 के बाद, टाइम बार होने के बाद, 30 अप्रैल 2029 में बोला कि चिन्मय मैं तुझे ना 31 मई तक पैसे दे दूंगा। तो अब यहाँ पे इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में मेरी तरफ से उसको कुछ जा रहा है क्या? नहीं, उसकी तरफ से ही मुझे पैसा आ रहा है। तो अगेन इट इज विदाउट कंसिडरेशन, वो पास्ट हो गया ना, जो मैंने इसके लिए लोन दिया था वगैरह, वो तो इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट था, इसका नहीं है वो पार्ट। तो ये भी वैलिड रहेगा। एंड इसमें सिर्फ कंडीशन ऐसा होता है कि राइटिंग में होना चाहिए, जो पैसे देने वाला है उसने उसको साइन करना चाहिए, या फिर उसके एजेंट ने उसके ऊपर साइन करना चाहिए। एंड इसके बाद फोर्थ कंडीशन होता है सर, अगर कंप्लीटेड गिफ्ट है, मैंने मेरी दोस्त को, मेरे बेटे को चलो, मैंने मेरे दोस्त को कुछ गिफ्ट दे दिया शादी पे वगैरह, गाड़ी गिफ्ट दे दी, बाद में मेरे को लगता है अरे मैंने क्यों दे दिया, मेरे को वापस चाहिए, तो मैं कोर्ट में जाऊंगा, बोलूंगा देखो इसने तो मुझे पैसे भी नहीं दिए गाड़ी के, इसने मुझे कुछ दिया थोड़ी रिटर्न में, फिर भी मैंने उसको गाड़ी दे दी। तो ऐसे केस में कोर्ट बोलेगा भाई इट इज अ कंप्लीटेड गिफ्ट, आपने उसको गिफ्ट दे दिया है, यहाँ पे कंसिडरेशन की कुछ लेना देना होता नहीं, एंड दिस इज एक्सेप्शन, इट इज वैलिड इन लॉ। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, और मैं कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकता हूँ कि देखो मेरे को कुछ मिला नहीं है तो इस कॉन्ट्रैक्ट को आप नलीफाई कर दो और मुझे मेरे गाड़ी वापस दे दो, नहीं। एंड लास्ट वन इज एजेंसी। अगर मुझे किसी को एजेंट बनाना है मेरा, मैं उसको एजेंट बना रहा हूँ ताकि वो मेरे बिहाफ पे कुछ चीजें बेचे, इनकम कमाए और मुझे वो इनकम दे दे, और मैं उसको उसके परसेंटेज पे इनकम, परसेंटेज पे कमीशन दे दूं। तो जब एजेंसी बनती है तो दोनों तरफ से कुछ बेनिफिट नहीं फ्लो होता, ना मैं उसको कुछ देता हूँ ना वो मुझे कुछ दे रहा है, बस वो मेरा एजेंट अपॉइंट हो रहा है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी विदाउट कंसिडरेशन वैलिड रहेगा। तो ये एक्सेप्शन 4 हम लिखेंगे। अभी मैं आपको पूरे एक्सप्लेन कर चुका हूं, अभी मैं लिखना शुरू करता हूं। तो फर्स्ट वन इज, इफ एन अग्रीमेंट इज मेड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, मतलब LA आना चाहिए इसमें, ठीक है, लव एंड अफेक्शन, नेचुरल, सॉरी, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, एंड इट इज इन WR, मतलब क्या, राइटिंग एंड रजिस्टर्ड, इट इज इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड, देन such agreement is valid without consideration। ठीक है, ये पहला हो गया। फिर इसके बाद दूसरा क्या होता है, मैंने आपको दूसरा क्या बोला था, कि अगर हम किसी के लिए कोई चीज वॉलेंटरी कर देते हैं, ठीक है, अग्रीमेंट की जगह हम वर्ड यूज कर सकते हैं सच कॉन्ट्रैक्ट, और सही बैठेगा। मैंने किसी के लिए कुछ काम कर दिया है, वॉलेंटरी डन समथिंग, तो इट इज नाउ अ वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन। तो हम लिखेंगे प्रॉमिस टू कंपेंसेट, कंपेंसेट बोलते हैं उसको, ठीक है, कि आपने मेरे लिए इतना किया तो उसके बदले मैं आपको ये देता हूँ, ठीक है, कंपेंसेट समबडी फॉर समथिंग डन बाय हिम वॉलेंटरीली। वॉलेंटरीली कुछ किया है, कंपेंसेट को अंडरलाइन करेंगे, वॉलेंटरीली कुछ किया है, ठीक है, किसके लिए किया है, फॉर द promiser is a valid contract। इसको हम बोलेंगे इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन। ये लाइन आना ही चाहिए हर इसमें। थर्ड मैंने आपको क्या बोला था, थर्ड मैंने बोला डेटर क्रेडिटर वाली चीज। तो डेटर क्रेडिटर थोड़ा उल्टा चलता है हमेशा, याद रखना। मान लीजिए मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, ए से कुछ पैसे ₹1 लाख मिस्टर बी को देने हैं,
पैसे किसको देने हैं। तो मिस्टर बी के बुक्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ए से पैसा आना है, तो ए डेटर बन के असेट में गिरेगा, तो इसको हम डेटर कहते हैं। और मिस्टर ए के बुक में मिस्टर बी बैलेंस शीट में यहाँ पे क्रेडिटर दिखेगा, लायबिलिटीज में दिखेगा, तो इसको हम क्रेडिटर बोलते हैं। याद रखना ये चीज हमेशा उल्टा रहता है। तो जिससे पैसा आना है, जिससे पैसा आना है उसको डेटर बोला जाता है। क्रॉस वर्डिंग में भी, मतलब आप जब पढ़ोगे यहाँ पे कि डेटर, तो आप बोलोगे सर डेटर से तो पैसा आना है, तो डेटर डेटर से तो पैसा आता है, तो यहाँ पे रिपेमेंट की बात क्यों हो रही है बेटा? डेटर वो है जो पैसे पे करता है। उल्टा है यहाँ पे, लॉ में हम उल्टा पढ़ते हैं उसको, रिट्रोस्पेक्ट क्या बोलते हैं उसको, रिवर्स मैकेनिज्म में चलता है ये। ठीक है, तो इसको देखो, तो हम लिखेंगे अ प्रॉमिस बाय अ डेटर, मतलब वो जिससे पैसा मुझे आना है वो प्रॉमिस कर रहा है डेटर टू पे ये क्या था, कुछ डेट है जो टाइम बार हो चुका है, टू पे अ टाइम बार डेट। ये वैलिड प्रॉमिस है, लेकिन याद रखना इसमें, इसको राइटिंग में होना चाहिए और डेटर ने साइन करना चाहिए। इज द टाइम बार डेट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन प्रोवाइडेड it is in writing and signed by debtor or his agent। ऑथोराइज एजेंट लिखते हैं हम, लेकिन ठीक है कोई इशू नहीं है, टाइम बाद डेट है। ठीक है, फोर्थ सेकंड लास्ट, ये मैंने क्या बोला था कि अगर हम गिफ्ट दे रहे हैं किसी को, कंप्लीटेड गिफ्ट है, देने वाले हैं नहीं, कंप्लीटेड गिफ्ट है, पहले से दे दिया है, अभी आप पूछ रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, तो वैलिड था, 100% वैलिड था, लिखेंगे दैट a completed gift transaction is valid contract without consideration। completed gift transaction is a valid contract without consideration। and last one होता है agency, तो हम लिखेंगे no consideration is required to create agency। that's it for this question। okay, so जो next question है, तो थोड़ा इसको मैं अभी उठा लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि जगह है मेरे पास। केस स्टडी है, यूनिट 2 का ही है, और ये ऑलरेडी पेपर में आ चुका है 2019 के। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 18? आई होप सब लोगों ने सही से लिखा है पहला लास्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80 केस स्टडी है, बोलता है ऐसे, देखिए, मिस्टर सोहनलाल सोल्ड 10 एकर्स ऑफ हिज एग्रीकल्चर लैंड टू मिस्टर मोहनलाल। तो सोहनलाल ने मोहनलाल को अपनी 10 एकड़ की लैंड बेची है 25 सितंबर 2018 को 25 लाख। आइडियली आप टाइम और वैल्यू को कंसीडर मत किया करो, ठीक है, तो कभी काम में नहीं आता ये सब चीजें। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस रहेंगे ना, तो 99% वो थेरोटिकल बेस्ड की केस स्टडी रहेंगे, उसमें कभी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं रहेगा डेट्स वगैरह का। तो प्रॉपर्टी जैसे कि 3 साल हो गए क्या, 2 साल हो गए क्या, वो सब नहीं रहता, जनरली नहीं। प्रॉपर्टी पेपर्स मेंशन अ कंडीशन अमॉन्ग्स अदर, तो प्रॉपर्टी बेचते वक्त एक कंडीशन डाला था कि whosoever purchases the land is free to use 9 acres of as per his choice। 10 एकड़ का जमीन बेचा, बोला 9 एकड़ ही यूज कर सकते हो, आपको जैसा चाहिए वैसा। बचा हुआ 1 एकड़ जो है वो मिस्टर छोटेलाल यूज करेगा। कौन है ये छोटेलाल? सन ऑफ सेलर, तो इसका सन है छोटेलाल, ये यूज करेगा 1 एकड़। ठीक है, फार्मिंग है जो एक्टिविटी उसको चाहिए। 12 अक्टूबर 18 को सोहनलाल मर जाता है, सोहनलाल डाइड। 15 अक्टूबर 18 को परचेस, मतलब मोहनलाल क्या करता है, पूरे 10 एकड़ ऑफ लैंड पे ऑडिटोरियम बनाना शुरू करता है, और बोलता है उसके बच्चे को, बोलता है तेरे को कुछ नहीं दूंगा, तेरे को जो करना है कर। छोटेलाल बोलता है क्या मैं केस फाइल कर सकता हूँ, बताइए। तो यार दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, पहला स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। एक कॉन्ट्रैक्ट जो सोहनलाल और मोहनलाल के बीच में है, सोहनलाल को कितना भी नुकसान हो जाए, मोहनलाल को कितना भी नुकसान हो जाए, कुछ भी इशू हो जाए, याद रखना एक चीज कि मैं एज ए मैं हूं चिन्मय, मैं जाके कोर्ट में केस नहीं फाइल कर सकता कि मोहनलाल सोहनलाल के साथ गलत कर रहा है। सर क्यों? क्योंकि लोकस स्टैंड नहीं है। मैं मेरे फंडामेंटल जब मैं पढ़ाता हूँ लॉ, तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन में लेके जाता हूँ इस कॉन्सेप्ट के लिए कि क्यों ऐसा होता है।
हार्मिंग पार्टी कौन होती है, हार्म पार्टी कौन होती है, इंज्योर्ड कौन होता है। लेकिन याद रखना कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के बाहर का कोई आदमी कभी भी इसके ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, कुछ भी हो जाए, भले इसको नुकसान हो रहा है फिर भी ये नहीं जा सकता, केस नहीं कर सकता। लेकिन स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन अलाउड है, मतलब सोहनलाल मोहनलाल के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, इसमें इसमें बेनिफिट मान लीजिए छोटे लाल को मिल रहा है, तो कोर्ट इसको अलाउ करता है, तो चलेगा। तो मैंने लैंड बेचा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि लैंड में से 1 एकड़ मेरा बच्चा यूज करेगा, तो ये चलेगा, इसका कोई इशू नहीं है। तो छोटे लाल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सोहनलाल और मोहनलाल के बीच में हो, लेकिन कंसिडरेशन का पार्ट जरूर है। तो इस केस में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि कंसिडरेशन को स्ट्रेंजर चलता है, एंड छोटेलाल केस फाइल करेगा और वो जीत भी जाएगा। ठीक है, और ये इंडियन लॉ है, फॉरेन लॉ थोड़ा सा अलग है इसमें, तो वो मॉडल में आपको दिख जाएगा लिखा हुआ। तो विल स्टार्ट विद इट, आई विल स्टार्ट विद इट। सबसे पहले केस स्टडी है, तो मैं स्टार्ट करूंगा विद फैक्ट्स ऑफ द केस। सर बड़े लिखने हैं? बिल्कुल नहीं, एकदम छोटे से फैक्ट्स लिखेंगे हम, एकदम छोटे से हम लिखेंगे। मिस्टर सोहनलाल sold land to Mr. Mohanlal and put a condition that part of land will be used by Mr. Chotelal after, ठीक है हम लिखेंगे यहाँ पे, after death of Mr. Sohanlal, Mr. Mohanlal denied use of land बाय मिस्टर छोटेलाल। तो छोटेलाल को बोला आप नहीं यूज करोगे लैंड, बस देखो इतना शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, तो इसमें पहले एक सेक्शन 2, जो सेक्शन 2 का अपना क्लॉज डी रहता है, जिसमें बताया जाता है कि कंसिडरेशन क्या होता है, उसको हम लिखेंगे। एक केस लॉ होता है चिनाया वर्सेस रामैया, उसको हम लिखेंगे। इसके बाद हम इस केस को एनालाइज करेंगे। ज्यादा इसमें डेप्थ में जाने का नहीं है, क्योंकि ये एकदम ऊपर का केस है, एकदम डेप्थ में कुछ नहीं पूछा है। फिर हम लिखेंगे एप्लीकेबल प्रोविजंस, इसमें हम लिखेंगे एज पर सेक्शन 2 क्लॉज डी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, तो थोड़ा सा लॉ की भाषा में आपको बता देता हूँ सेक्शन 2 क्लॉज डी कहता क्या है। देखो ध्यान से सुनना, ये क्या होता है। कहता है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, जो प्रॉमिस कर रहा है उसकी डिजायर पे प्रॉमिसी या किसी भी अदर पर्सन को कुछ करना होता है। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन डज समथिंग, कुछ करता है, तो ऐसे एक्ट को ये जो कर रहा है ना दूसरा पर्सन या प्रॉमिसी, उसको हम कहते हैं कंसिडरेशन। तो डिजायर किसका है, इच्छा किसकी है, प्रॉमिसी की है, मेरी है, प्रॉमिसर की है, मेरी है। लेकिन काम कौन कर रहा है, या तो प्रॉमिसी करता है या कोई और करता है। बेनिफिट किसको मिलता है, प्रॉमिसी को मिलता है, किसी और को मिलता है। तो ऐसे केस में हम इसको कंसिडरेशन मानते हैं। ये चिनया वर्सेस रामैया में भी यही कोटेशन था। इसको अगर साधारण भाषा में बताऊं तो देयर कैन बी स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन बट नॉट अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी स्ट्रेंजर नहीं हो सकता, लेकिन कंसिडरेशन को स्ट्रेंजर चलता है सर, उसको कोई भी इशू नहीं है। तो इसको मैं थोड़ा सा लॉ की भाषा में लिखूंगा, देखिए एकदम आसान है। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, मतलब मिस्टर सोहनलाल की इच्छा है, द प्रोमिसी मतलब मिस्टर मोहनलाल और एनी अदर पर्सन मतलब छोटे लाल, एनी अदर पर्सन डज समथिंग, देन इट इज कॉल्ड एज कंसिडरेशन। इसको कंसिडरेशन बोला जाएगा। और अगर डिजायर प्रोमिसर का है, प्रोमिसी है, समथिंग कंसिडरेशन, दैट इज, ये इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे, देयर कैन बी अ
स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन और हटा दो, बट नॉट टू अ कॉन्ट्रैक्ट। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है और यहाँ पे हम केस स्टडी लिखेंगे ब्रैकेट में, चिनया वर्सेस रामया। ओके, डबल वाई है या सिंगल वाई पता नहीं, बट एनीवेज लिख देता हूँ, चिनया वर्सेस रामया। से फर्क नहीं पड़ता स्पेलिंग से, मैटर ये करता है पढ़ते हुए आ रहा है कि नहीं। तो इस केस में क्या हुआ था, हमारी जो केस हमारी अभी जो हुई उसमें क्या हुआ है, मिस्टर मोहनलाल जो है वो डिफेंडेंट है। चलो ये वर्ड यूज ही नहीं करते डिफेंडेंट वगैरह, हम बस याद रखेंगे कि छोटे लाल को बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि छोटे लाल को क्या बोलते हैं, छोटे लाल इस केस में ये है बेनिफिशियरी है, या फिर हम बोलेंगे कि इज स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट बट इज कंसिडरेशन का पार्ट। ओके, तो हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे एनालिसिस एंड कंक्लूजन, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। एनालिसिस एंड कंक्लूजन हम डिटेल में बताने वाले हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे इन द गिवन केस the contract was executed between Mr. Sohanlal and Mr. Mohanlal, ठीक है। However, the consideration was flowing, मतलब वो किसकी तरफ जा रहा था, to Mr. Mohanlal as well as Mr. Chotelal at the desire of Mr. सोहनलाल। तो सोहनलाल की इच्छा से कंसिडरेशन मोहनलाल को भी जा रहा था और छोटे लाल को भी जा रहा था। तो हम लिखेंगे इवन व्हेन मिस्टर छोटेलाल इज स्ट्रेंजर टू द contract, he has a part in consideration, therefore यहाँ पे एक्चुअल कंक्लूजन बनेगा, therefore हम लिखेंगे मिस्टर छोटेलाल, क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, मिस्टर छोटेलाल केस फाइल करना चाहता है, बताइए क्या वो कर सकता है। तो लिखेंगे मिस्टर छोटेलाल कैन फाइल अ केस अगेंस्ट मिस्टर मोहनलाल as Mr. Mohanlal has started construction on all 10 acres of land, whereas he can only use 9 acres of land and balance 1 acre is to be used by Mr. Chotelal. Thus, Mr. Chotelal can file suit and he will succeed in his case। ये हो गया यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है, बाकी का तो कुछ नहीं है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। तो ये बन गया केस स्टडी का आंसर। देखो तो ऐसे आंसर्स ऐसे आंसर्स बनाए जाते हैं या फिर ऐसे आंसर्स लिखे जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस इज फ्रॉम, अच्छा ये बताना रह गया क्या मेरा,
कि पहले वाले जो दो थे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट 2 के थे। ओके, लिखता हूँ ना मैं रोज। तो दिस इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट 2। आज फर्स्ट क्वेश्चन थ्योरी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट 2। सेकेंड क्वेश्चन केस स्टडी था आज का। अगेन दिस इज क्वेश्चन नंबर 19, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट 3 फर्स्ट क्वेश्चन थ्योरी। इसके बाद वाला जो रहेगा वो लिखता है व्हेन इज एन एग्रीमेंट इज रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वैलिड। अब ये क्या होता है सर रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड? पहले तो एक चीज समझ लो, भारत एक स्वतंत्र देश है। आपको जो चाहिए जैसे चाहिए आप कर सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता, लीगल जब तक चीजें हैं। तो मुझे कोई ये नहीं बोल सकता कि चिन्मय तू सीए बन गया लेकिन सीए की प्रैक्टिस मत कर, कि चिन्मय तू फिर फूड का बिजनेस मत कर। कोई मुझे ये नहीं बोल सकता। अगर मैं किसी के साथ, कोई मुझे बोलता है ऐसा ना करे और उसके लिए मुझे पैसा भी देता है और कल जाके मैं वो बिजनेस शुरू भी कर देता हूँ पैसा देने के बावजूद, और कोर्ट में केस जाती है, तो कोर्ट बोलेगा कि नहीं ये एग्रीमेंट ही इनवैलिड है, इलीगल। ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो सर फिर क्या पॉसिबल है? तो देखो आइडियली तो ये कभी भी पॉसिबल होता नहीं, कभी भी नहीं होता, आप कुछ भी कर लो। लेकिन देर आर सर्टन केसेस जिसमें अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वैलिड माना जाता है। तो एक सेक्शन 27 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का, वो कहता है कि जो भी अग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में बनेगी, जनरल में हो पार्शियल में हो फर्क नहीं पड़ता, पूरी हो आधी हो, क्वालिफाइड हो अनक्वालिफाइड हो, कंडीशन हो नहीं हो, कुछ भी हो, इट्स कंप्लीटली वॉइड। इट इज वॉइड मतलब वॉइड। लेकिन 5 केसेस बता के रखे उन्होंने, जिसमें से सिर्फ एक अलग है, 4 के 4 केसेस तो सेम टू सेम ही है। मतलब मोटा मोटा सेम है कि इन 4-5 केसेस में रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड की एग्रीमेंट वैलिड रहेगी। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए मैंने किसको मेरा गुडविल बेचा, जैसे कि रिलायंस लिमिटेड है। तो अंबानी जी ने ये रिलायंस लिमिटेड का ब्रांड है ना, मान लीजिए कि आप मुझे बेच दिया, एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे बेच दिया, और मैं उनका बोलता हूँ कि अंबानी जी देखो अगर मैं अभी आपके ब्रांड से बिजनेस कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आपने मान लो अंबानी जी क्या करेंगे कि मुझे रिलायंस लिमिटेड का नाम बेच देंगे और खुद मान लीजिए कि एक्सवाईजेड लिमिटेड से खुद का बिजनेस चालू कर देंगे, सेम बिजनेस। अब उनके तो इतने कनेक्शन है, कॉन्टैक्ट है कि मेरा तो बिजनेस चलेगा नहीं। तो मैं उनसे गुडविल खरीद रहा हूँ, तो मैंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि अंबानी जी आप है ना महाराष्ट्र में ये बिजनेस नहीं करोगे ऑयल का, अब बाहर कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं आपका ये नाम यूज करने वाला हूँ, तो मुझे यहाँ पे बिजनेस होना चाहिए। तो अगर आप गुडविल बेच रहे हो, उसके लिए अंबानी जी को पैसा मिल रहा है, और उसके लिए एक अग्रीमेंट हो रही है कि महाराष्ट्र रीजन में जहाँ पे उनका सबसे ज्यादा होल्ड है वहां पे आप नहीं करोगे बिजनेस ऑयल का, तो दैट इज वैलिड। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया में कहीं पे नहीं करोगे, दैट इज इनवैलिड। या बोलोगे पूरी इंडिया में नहीं करोगे, इनवैलिड है। तो लोकल लिमिट्स में होना चाहिए, स्टेट में होना चाहिए, सिटी में होना चाहिए। फिर अगले 4 जो है ना वो पार्टनरशिप के होते हैं। पहले तो पार्टनर्स अग्रीमेंट, मान लीजिए कि हमने एक बिजनेस बनाया, मैं आप और एक ABC, 3 लोगों ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बनाई, और हमने उसमें लिखा कि देखो यार तीनों का बहुत हमको जरूरत है टाइम की, तो हम तीनों ना पार्टनरशिप के अलावा कोई और बिजनेस करेंगे नहीं, कहीं पे भी जाएंगे नहीं, कोई टाइम नहीं देंगे, सिर्फ पार्टनरशिप का ही काम करेंगे। तो रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का एग्रीमेंट दिस इज वैलिड। ठीक है, सेक्शन 11 और सब सेक्शन 2 में दिया हुआ है ये। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज के मैं पार्टनरशिप से एग्जिट हो रहा हूँ, ABC में, सी मतलब चिन्मय निकल रहा है अभी। तो निकलते वक्त आपको तो पता है कि चिन्मय के सबसे ज्यादा कॉन्टैक्ट्स है, चिन्मय तो सबसे ज्यादा नेटवर्किंग में एकदम अच्छा किया है उसने काम। तो ये क्या करेगा, बाहर जाके हमारा बिजनेस स्टार्ट करेगा सेम टू सेम खुद के नाम से और ज्यादा कमाएगा, या फिर हम हमारा बिजनेस हैम्पर होगा। तो फिर एक कंडीशन डाल देते हैं हम कि चिन्मय तू सीज हो रहा है एज अ पार्टनर, निकल रहा है, कोई इशू नहीं, लेकिन एटलीस्ट नासिक रीजन जहाँ पे मैं रहता हूँ, तो नासिक रीजन में ये बिजनेस मत करना गारमेंट्स का। तो इट इज वैलिड। ये सब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में दिया हुआ है। फिर फर्म डिसॉल्व हो रही है, या फिर हमको लग रहा है कि अभी फर्म डिसॉल्व होने वाली, डिसॉल्व मतलब फर्म बंद होने वाली पूरी तरीके से, उसमें हमने क्या किया कि सारे पार्टनर्स ने एक दूसरे के साथ अग्रीमेंट कर लिया कि देखिए हम है ना जो फर्म का बिजनेस है वो इस लोकल रीजन में हम नहीं करेंगे। या फिर एक बंदे को हमने बोला कि तू करना गारमेंट्स का बिजनेस, हम नहीं करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, कंपटीशन खराब होता है। तो उसमें हमने एक अग्रीमेंट बनाया कि पार्टनरशिप अब बंद हो रही है, तो चिन्मय और मिस्टर ए गारमेंट्स का बिजनेस नासिक में नहीं करेंगे, सिर्फ मिस्टर बी करेगा, चलेगा, कोई इशू नहीं है। लोकल लिमिट्स होना चाहिए, याद रखना ये वर्ड, लोकल लिमिट्स होना चाहिए। और टाइम होना चाहिए उसमें, कुछ ऐसा नहीं कि इंडेफिनेटली नहीं करेगा, 2 साल के लिए नहीं करेगा, 3 साल। तो हर कंडीशन में देयर शुड बी स्पेसिफिक टाइम एंड स्पेसिफिक लोकल लिमिट्स। इसके अलावा अगर फर्म हो सकता है कि फर्म क्या कर रही है, अपना गुडविल बेच रही है किसी को, ठीक है, तो मैं और मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर चिन्मय तीनों पार्टनर्स है, और हम हमारा गुडविल जो हमारा नाम है किसी को दे रहे हैं करने के लिए। तो जिसको हम दे रहे हैं वो बेच रहे गुडविल, वो तो बोलेगा ना कि सर आपका तो नेटवर्किंग इतना अच्छा, आप तो इस बिजनेस का सब कुछ जानते हो, तो आप क्या करोगे, आप आपके बिजनेस अलग बिजनेस खोल दोगे तीनों मिलकर। तो इस केस में भी हमको बनाना है सेम लाइक फर्स्ट केस होता है, सिर्फ याद रखना सेल ऑफ गुडविल वाला जो फर्स्ट केस मैंने आपको बताया उसमें हम
पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहे, इसमें कोई भी गुडविल आ जाता है। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट वाला पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, इसमें हम सिर्फ पार्टनरशिप की गुडविल की बात कर रहे हैं। तो जब पार्टनर अपना गुडविल बेचेगा, ठीक है, फर्म का गुडविल जब बेचेगा, तो एक अग्रीमेंट हो सकती है कि फर्म या फर्म के कोई भी पार्टनर्स ये वाला बिजनेस स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, स्पेसिफाइड लिमिट्स में, लोकल लिमिट्स में ये बिजनेस नहीं करेंगे। ये सेक्शन 55 क्लॉज, सेक्शन 55 सबसेक्शन 3 है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, 1932 वाला है, एलएलपी का कुछ लेना देना इसमें नहीं है। तो दीज आर द 5 बेसिक जनरल केसेस जो होते हैं। तो मैंने डिस्कस तो सब कर लिया, अब लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड मतलब बिजनेस नहीं करना किसी भी तरीके का, ठीक है। तो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, या फिर हम लिखेंगे ऑल एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। ये वर्ड है वेदर जनरल और पार्शियल, मतलब एक स्पेसिफिक बिजनेस नहीं करोगे या ऐसे किसी भी टाइप का बिजनेस नहीं करोगे, तो किसी भी तरीके का अग्रीमेंट हो सकता है। क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड, मतलब कंडीशन है कुछ स्पेसिफिक के करना है तो यहीं पे करोगे, वहां पे नहीं करोगे, वॉट एवर इट इज, इतना मिनिमम प्राइस रखना पड़ेगा, कुछ भी हो, कुछ भी हो, वेदर जनरल पार्शियल क्वालिफाइड कुछ फर्क नहीं पड़ता, आर वॉइड। ये याद रखना है। और ये कहां पे दिया हुआ है हमें, तो दिस इज गिवन इन सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सेक्शन 27 को अंडरलाइन कर लेंगे। याद रखना ये चीज, अग्रीमेंट इन द स्टेट ऑफ ट्रेड इज ऑलवेज वॉइड। लेकिन हम लिखेंगे हाउएवर फॉलोइंग आर द एक्सेप्शंस टू दिस रूल, या फिर टू दिस प्रोविजन। इस प्रोविजन को कुछ एक्सेप्शन है वो इस तरीके से है, ध्यान रखना है। मैं हर एक प्रोविजन में मेरा जो जितने मुझे सेक्शन नंबर्स याद है मैं कोट करने वाला हूँ यहाँ पे, लेकिन आप लोगों को जरूरी नहीं यहाँ पे सेक्शन नंबर कोट करना, किसी भी केस में सेक्शन नंबर कोट करना आप लोगों के लिए मैंडेटरी नहीं है। फिर भी मेरे को याद है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, मेरा तो वही काम है ना। लिखेंगे सेल ऑफ गुडविल, क्या कर रहे हैं हम, सेल ऑफ गुडविल। सेक्शन 27 में खुद नहीं लिखा हुआ है, जो सेक्शन 27 बोलता है उसी में लिखा हुआ है कि अगर आप गुडविल बेच रहे हो किसी को, बिजनेस का या किसी भी चीज का, तो बायर को आप बोल सकते हो कि आप ये बिजनेस हमारे लोकल लिमिट्स में या लोकल स्पेसिफिक टाइम के लिए मत कीजिए, ठीक है। तो एज पर सेक्शन 27 on sale of goodwill of a business to a buyer, the buyer can execute a contract with the seller of goodwill that he will not undertake the same business during specified time or within specified local limits। याद रखना है ये चलता है। तो हम यहाँ पे भी सेक्शन 27 को अंडरलाइन करेंगे, गुडविल ऑफ अ बिजनेस टू अ बायर करेंगे, फिर हम लिखेंगे विल नॉट अंडरटेक द सेम बिजनेस ड्यूरिंग स्पेसिफाइड टाइम स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स। दूसरा वाला मतलब बी जो है इसमें, वो मैंने आपको बोला था पार्टनर्स अग्रीमेंट, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, अभी तो चारों पार्टनरशिप्स के ही है, तो हम लिखेंगे पार्टनर्स अग्रीमेंट। तो इसमें तो इजी है, पार्टनरशिप कर रहे हैं तो हम लिखेंगे, अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स ऑफ अ partnership firm that they will not undertake that they will not undertake
the same business that they will not undertake same business as that of firm is valid. बस इतना लिखेंगे हम, दैट्स इट, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बस याद रखना कि वो पार्टनर है तब तक वो रहता है, उसके बाद तो कर ही सकता है एनीवेज। तो that this much is sufficient to write या फिर to execute। okay, then the next thing that the C वाला है, that is जो मैंने आपको बोला था कि अगर पार्टनर पार्टनरशिप से निकल रहा है तो वो सिमिलर बिजनेस नहीं करेगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो जो मैंने आपको बताया था ना, सेक्शन 11 सबसेक्शन 2, सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 है पार्टनरशिप एक्ट का। यहाँ पे हम लिखेंगे कि पार्टनर सीज हो रहा है तो हम लिखेंगे एन अग्रीमेंट विद अ seizing partner that he will not undertake business, undertake trade same as that of the firm during specified time or local limits is valid। अगेन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का ये, दिस इज सेक्शन 36 सबसेक्शन 2। तो हम लिख सकते हैं सेक्शन 36 सबसेक्शन 2, ये आपके ऊपर है, बस यहाँ पे लिख देना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। शॉर्टकट में लिखोगे आईपीए तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं, यहाँ पे भी लिखना जरूरी था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, चल जाता है। फुल फॉर्म में लिखोगे तो भी चल जाता है। तो ये तो हो गया, 3 तो इधर ही हो गए। नेक्स्ट वाला क्या है, डिसोल्यूशन के लिए है, और लास्ट वाला है गुडविल ऑफ फर्म। अगर हम सेल कर रहे हैं तो हम लिखेंगे कि अ पार्टनर मे अपॉन dissolution of firm agree that some or all of the partners will not undertake trade same as that of firm is valid। तो दिस इज डिसोल्यूशन के ऊपर है। यहाँ पे सीजिंग पार्टनर को अंडरलाइन करेंगे, ये वाला तो हमने ऑलरेडी कर लिया। तो ये कौन सा है सर, इज वैलिड। ठीक है, ये कौन सा है सर, दिस इज सेक्शन 54। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है आईपीए का, सेक्शन 54 आईपीए 1932। अच्छा लगता है लिखने को आईपीए rather than इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। एंड द लास्ट लाइन, द लास्ट क्वेश्चन, सॉरी द लास्ट पार्ट ऑफ इज क्या, हम अगर फर्म का गुडविल बेच सकते हैं तो हम लिखिए बेचते, तो अ पार्टनर मे अपॉन सेल ऑफ गुडविल of the firm agree that one sum लिखेंगे sum or all of the partners will not undertake the business same as that of firm। ठीक है, और ये कौन सा है सर, दिस इज अगेन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 55 सबसेक्शन 3। थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, सेक्शन 55 सबसेक्शन 3। ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। so these are the 5 conditions, these are the basic 5 conditions। apart from this, the last question that we are going to deal with it is now a case study। छोटा सा केस स्टडी, क्वेश्चन नंबर 20 का, डोंट गो एनीवेयर, राइट। मिस्टर एक्स अ बिजनेसमैन हैज बीन फाइटिंग फॉर अ लॉन्ग रन लिटिगेशन। मिस्टर एक्स जो एक बिजनेसमैन है, मिस्टर वाई एक बिजनेस, मिस्टर एक्स बिग बिजनेसमैन है और मिस्टर वाई इंडस्ट्रियलिस्ट है। ठीक है, तो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में एक लॉन्ग टाइम से झगड़ा चल रहा है। क्या झगड़ा चल रहा है सर, क्या चल रहा है, लेन देन नहीं। टू सपोर्ट इज लीगल कैंपिंग ही एनलिस्ट द सर्विस ऑफ मिस्टर सी। मिस्टर एक्स क्या करता है पता है, मिस्टर सी जो है ना जज है, जज को बोलता है 10 लाख रुपए दूंगा, बट वाई का केस मत लेना, मतलब
वाई जो है अगर वो आता है बात करने को या फिर अपनी केस रखने को आता है, उसको इग्नोर कर देना। मिस्टर सी अग्री होता है, जज हाँ बोलता है, चलेगा बोलता है। अब जब लिटिगेशन खत्म हो जाता है तो मिस्टर एक्स ना मिस्टर सी को 1 रुपया देता नहीं, तो चल फुट। तो बताओ क्या सी रिकॉल कर सकता है? तो भाई पहले तो जब भी आप किसी को, इसको कहते हैं पब्लिक पॉलिसी, करप्शन नहीं करना, इट्स अ पब्लिक पॉलिसी। ऑफिसर्स को ब्राइब करके अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवाना, इट्स अ पब्लिक पॉलिसी। रेलवे में टिकट चाहिए तो टिकट्स के लिए कुछ सेटिंग नहीं करवाना, इट्स अ पब्लिक पॉलिसी। इसके अगेंस्ट अगर आप कुछ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, जैसे मैंने जज को पैसे दिए ना केस मतलब, तो ये वाले केसेस जो होते हैं इनको हम वॉइड मानते हैं और इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो भाई मिस्टर सी जज है और उसको पैसे मिल रहे हैं कि केस ना सुनने के लिए, वो तो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो दिस इज पॉइंट। एंड सिंस इट इज वॉइड, मिस्टर सी इसमें कुछ भी पैसे नहीं ले सकता। तो पहले हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताएंगे कि अग्रीमेंट जो है रिस्ट्रेंट ऑफ एनी ट्रेड या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, वॉइड होते हैं। एंड याद रखना कि उसको वॉइड अग्रीमेंट एक्सप्रेसली बोला गया है बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। एनालिसिस में हम लिखेंगे कि लीगल कैंपिंग चल रहा है और मिस्टर सी को बताया गया है, जो कि एक जुडिशियल ऑफिसर है, कि बाबा 10 लाख रुपए देंगे, आप मिस्टर वाई का केस मत लीजिए। उसने हाँ भी बोला तो बाय डिफॉल्ट ये वॉइड है और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। फिर कंक्लूजन में हम लिखेंगे कि इस केस में मिस्टर सी 1 रुपया भी रिकवर नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट्स ऑफ द केस में हम क्या लिखेंगे? मिस्टर एक्स promises to pay rupees 10 lakhs to Mr. C, judicial officer, so that he does not takes up the case of Mr. Y. That's it. Facts इतना ही होना चाहिए। Applicable provisions लिखेंगे as per the Indian Contract Act 1872, an agreement in restraint of trade or opposed to public policy, which is important, is void। ठीक है, एकदम बेसिक, इसमें और कुछ भी हमको लिखने का नहीं है। एनालिसिस एंड कंक्लूजन, यहाँ पे आएगा मजा, एनालिसिस एंड कंक्लूजन में आएगा मजा, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हम लिखेंगे मिस्टर सी इज अ जुडिशियल ऑफिसर and it is his duty to be fair and justifiable to each and every party. However, he has accepted to not take up the case of Mr. Y because Mr. X has promised him to pay rupees 10 lakhs। लिखेंगे this agreement is opposed to public policy and thus void। ठीक है, एंड कंक्लूजन में लिखेंगे therefore Mr. C cannot recover any money from Mr. X as it is a void
अग्रीमेंट। सवाल क्या पूछा है ना, ये बहुत जरूरी होता है। केस फाइल करना चाहिए कैसा नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है क्या अमाउंट रिकवर कर सकता है, तो हम लिखेंगे नहीं रिकवर कर सकता। तो दैट्स इट विद दिस केस लॉ। एंड आज का होमवर्क है 9226138 606, इट्स व्हाट्सएप नंबर पे। यू हैव टू सेंड मी ऑल द क्वेश्चंस writing the answers आज के ही, and you send it to me, I will check it. Okay, that's it for today guys. Let's meet tomorrow for the next session. Thank you so much.